हेलो फ्रेंड्स, संचार स्टडी में आप लोगों को स्वागत है। आज हम हिंदी वर्णमाला से 25 क्वेश्चन देखेंगे और डिटेल में, जो एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, खासकर जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन कौन से हैं? इसका आंसर होगा ए, श, ख, स, ह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी सब त वर्ग के हैं, ट वर्ग के हैं, च से झ तक च वर्ग के व्यंजन हैं। अगला देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ हैं। कंठ ध्वनियाँ हमारे जो गले से निकलती हैं, वो कंठ ध्वनियाँ होती हैं। इसका आंसर होगा फर्स्ट ए, क, ख, क से अंग तक ये हमारी कंठ ध्वनियाँ होती हैं। ठीक, अगला देखते हैं। बाकी अंतस्थ व्यंजन य, र, ल होते हैं। तालव्य च, छ, झ, इ होते हैं। मूर्धन ट, ठ, ड़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, उन वर्णों को कहते हैं, उसे अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष। इसका आंसर होगा ए। ठीक, और सघोष किसे कहते हैं देखते हैं। सघोष उसे कहते हैं जिससे किसी वर्णों का उच्चारण करने में थोड़ा सा दिक्कत हो, थोड़ा दिक्कत या मतलब स्वर में कंपन हो, तो वहाँ सघोष होता है। इसके मतलब सघोष प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण और सभी स्वर ये हमारे सघोष के अंतर्गत आते हैं। अघोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फ, स अघोष हैं। ठीक, अल्पप्राण, जब किसी शब्द के उच्चारण में हमारे मुंह से कम वायु निकलती है तो उसे हम अल्पप्राण कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण या रलव के को हम क्या कहते हैं? अल्पप्राण। महाप्राण, जब हम किसी शब्द के उच्चारण में अधिक समय लगता है या अधिक वायु बाहर निकलती है तो हम उसे महाप्राण कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन, ये सब महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? नासिक के व्यंजन आपका बी होगा आंसर। ण, न, म। नासिक के व्यंजन 5 होते हैं, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। ओष्ठ ध्वनि प वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म। तो ये हमारे ओठ से बोले जाते हैं, इसलिए इसका आंसर डी होगा। ठीक, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से अंत में अ आता है तो उन्हें क्या कहते हैं? जो अंत में आता है उसे अकारांत कहते हैं, इसका आंसर होगा डी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन से हैं? अल्प प्राण अभी देखिए, जैसे प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम और अंतस्थ वर्ण, ये अल्प प्राण होते हैं। प्रथम में जैसे में क हो गया, इसमें डी वाले में होगा नहीं, इसमें प फ लगा होगा, तो इसका आंसर होगा बी। कौन होगा? बी। इसका आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ख, क। क्या होगा? ख, क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। एक वर्ण व्यंजन नहीं, बाकी सब व्यंजन है।
तो इसमें ये व्यंजन है डी, सी व्यंजन है, बी व्यंजन है, लेकिन ये क्या है, एक स्वर है, लिए आंसर ए होगा। अगला देखते हैं, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो इस हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। कितनी है? 52, जिसमें मेरे मूलतः उच्चारण की दृष्टि से 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं, लेकिन वर्णमाला में 52 वर्ड होते हैं। आइए इनको देखते हैं डिटेल में थोड़ा। जैसे मान लीजिए इनको वर्णमाला को दो वर्णों में विभाजित किया गया है, एक स्वर और एक व्यंजन। ठीक है, स्वर को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे एक ह्रस्व स्वर होता है और एक दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में जैसे जो स्वर स्वतंत्र रूप से बोली जाती है, जिसमें किसी का सहारा नहीं लिया जाता है, जैसे ह्रस्व स्वर का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अ में किसी स्वर की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यह स्वतंत्र स्वर, जैसे अ, ई, उ, री, इस प्रकार के स्वर ह्रस्व स्वर होते हैं और ये 4 होते हैं। उसी प्रकार दीर्घ स्वर में, जिसमें दो ह्रस्व स्वरों के मेल से बोले जाते हैं, तो इसमें इसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे अ प्लस अ बराबर आ। इसी प्रकार ई, उ, ए, ओ, औ, ये 7 होते हैं। ये रहे हमारे ह्रस्व स्वर 11। उसी प्रकार व्यंजन में जैसे क वर्ग से प वर्ग तक हमारे 25 व्यंजन हो गए, प्लस 2 उच्छित व्यंजन होते हैं, ड़, ठीक है, 27 हो गए मेरे। उसके बाद अंतस्थ होते हैं, य, र, ल, व। उसमें होते हैं स, ख, स, ह। आगत व्यंजन होते हैं ज, फ, और संयुक्त व्यंजन छत्र, ज्ञ और स्र। ये मेरे कुल काउंट करेंगे तो 41 हो जाएंगे, और ये 11, तो जोड़ने पे कितने हो जाएंगे मेरे? 52। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए वर्ड क्या कहलाते हैं? ये कंठ तालव्य है। ये क्या है? कंठ तालव्य। मूर्धन्य हमारे ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ओष्ठ हमारे प वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नासिक ये बताए हैं 5 होते हैं, नासिक ये 5 होते हैं। जो आगे देख चुके हैं, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं है, तो इसका सिंपल सा आंसर होगा श्री। ये री प्लस जैसे ल में री, ये री जुड़ जाता है, तो उसके अंतर्गत आते हैं ये सभी। ये और ये तो मान लीजिए उच्छित वर्ण है। ठीक, तो इसी प्रकार श्री का कोई वर्णमाला में स्थान नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन, इसमें इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। इसका आंसर होगा दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। स, ख, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं। कौन व्यंजन होते हैं? ऊष्म संघर्षी। ठीक, इसमें देख लेते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जब हम किसी शब्द के उच्चारण करते हैं तो हमारे जो मुंह से जो हमारे मतलब मुंह से वाक्य निकलता है, तो विभिन्न जैसे ओठ, जीभ, दांत से होते हुए बाहर निकलती है गले, तो ये 5 होते हैं। जैसे इनका क्रम होता है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। ठीक है, इनका क्रम इसी प्रकार होता है। किसी शब्द के हम उच्चारण करते हैं तो ये इसी माध्यम निकलते हैं, जिसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं।
जैसे कंठ के अंतर्गत मान लीजिए तो कंठ में क ख घ ग, तालव्य में मान लीजिए च छ झ ञ, इसी प्रकार सभी होते हैं। मूर्धन्य होते हैं ट ठ ड़ ढ, दंत होते हैं त थ द थ न, ओष्ठ होते हैं प फ ब भ म। ठीक है, इसका आंसर हो गया डी। अगला देखते हैं। छ ध्वनि किस के अंतर्गत आती है? तो इसका होगा संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? 4, छ, त्र, ज्ञ और स्र। जैसे छ लिखना हुआ तो इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? छ का क हलंत स, खटकोट वाला स लिखेंगे तो ये हो जाएगा छ। इसका प्रयोग मूलतः टाइपिंग के वर्ड या किसी वर्ड को लिखने में किया जाता है। इसी प्रकार आप त्र को लिख सकते हैं त हलंत प्लस र, ये हो जाएगा आपका त्र। इसी प्रकार ज्ञ को लिख सकते हैं ज हलंत प्लस ञ, तो हमारा हो जाएगा ज्ञ। इसी प्रकार स्र को लिख सकते हैं स हलंत र, ये आपका हो गया श्र। ठीक है, अगला देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? इसका सिंपल आंसर है ए। एक ए लिखने के लिए मूलतः जैसे क पहले का आता है, हलंत फिर से आता है, तो इसलिए हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो क के बाद आता है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन आपके भी देखे हैं ऊपर, इसका होगा बी ग। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर के अंतर्गत जैसे आते हैं, जैसे कंठ से जो निकलती है मेरे स्वर, कंठ और पिछले भाग, जीभ के पिछले भाग से, जिसे तालव्य कहते हैं। तो कंठ के अंतर्गत आ ये सब आते हैं, और तालव्य के अंतर्गत ई, तो इसका आंसर होगा ए। अगला देखते हैं। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बी निस्पृह, निष्प्रिय। ठीक है, अगला देखते हैं। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो इसका आंसर होगा बी, किसके हैं? अरबी फारसी की। 22 देखते हैं। किस ध्वनि का अनुस्वार कहा जाता है? किस ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है? ये डिफिनेशन पूछ रहा है, अनुस्वार। ठीक है, तो अनुस्वार स्वर के बाद में आने वाली नासिक के ध्वनिया को अनुस्वार करते हैं। इसका आंसर ए होगा। 23 देखते हैं। निम्न के अर्ध स्वर होते हैं। अर्ध स्वर कौन है? अर्ध स्वर आपके य और व दो होते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया है ए, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ए। ठीक है, 24 देखते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, ये हम, हाँ ठीक है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि। ध्वनि किसे कहते हैं? जो हम कुछ भी बोलते हैं, या जो आप, मेरी आवाज़ कानों तक जाती है किसी के या आपको, तो उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि। ध्वनि भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई है। अगला देखते हैं। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है? तो इसका आंसर होगा डी, संतान, सकल, सक्षम, सचल। ठीक है,
पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोगों को धन्यवाद। अगला वीडियो जल्दी आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।